मैं बेताल हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा रहूंगा, याद रखना। अपनी बात बोलते ही बेताल अपनी कुर्सी से उठा और मुस्कुराकर रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। बेताल की आंखों में अभय के लिए नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। अभय को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बेताल उससे मिलने के लिए आया था। बेताल जैसे ही रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचा, वो रुक गया और फिर उसने अभय की तरफ देखा और सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, याद रखना अभय, जो मैंने तुम्हें बोला है। ये बोलते ही एक जहरीली स्माइल के साथ बेताल रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया। अभय अपनी जगह पर हैरानी के साथ बैठा हुआ था। उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका कोई दुश्मन उस पर हमला करने से पहले उसे कुछ बोल कर गया हो। उस वक्त अभय चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था। बेताल के जाते ही सानिया उसके पास आकर बैठ गई और बहुत ही हैरानी से बोली, अभय, ये कौन था? इसे मैंने पहली बार तुम्हारे साथ देखा है। सानिया की बात सुनकर अभय मुस्कुराया और बोला, ये मेरा दोस्त आज ही बना है। सानिया को अभय का जवाब मजाक लगा, इसीलिए उसने बेताल के बारे में ज्यादा पूछा नहीं। कुछ देर के लिए दोनों शांत बैठे रहे। अचानक से सानिया ने कहा, वैसे अभय, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मेरी शर्त क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए। जब अभय ने सानिया की यह बात सुनी तो वो मुस्कुराया और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, तुम अपनी बात आगे नहीं बोल पाई। सो क्या शर्त है तुम्हारी? अब बताओ मुझे। तुम मेरा ख्याल रखोगे, मेरी सारी बातें मानोगे, मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करोगे, और हाँ, आगे कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगी। सानिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। सानिया जब अपनी ये बातें बोल रही थी उस वक्त अभय को सानिया एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। सानिया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की वैसे ही अभय को उसकी माँ का फोन आ गया। अभय ने जैसे ही फोन उठाया उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज एक लड़की से तुम्हारी मीटिंग है, जाकर मिल लेना उससे, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। इससे पहले अभय अपनी माँ की बात का कोई भी जवाब देता, उसकी माँ ने फोन काट दिया। फोन के कटने के बाद सानिया ने अभय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तो आज लड़की देखने जा रहे हो? ये सुनकर अभय चौंक गया। वो चौंकते हुए बोला, तुमने कब मेरी और मम्मी की बात सुनी? ये सुनकर सानिया मुस्कुराते हुए बोली, अभय, तुम कितने भोले हो, तुम्हारी मॉम की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। सानिया की यह बात सुनकर अभय अपनी कुर्सी से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें अगर पता चल ही गया है तो मुझे तुम इजाजत दो, और हाँ, सोचना मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में, वरना मम्मी हर रोज किसी से मिलने के लिए भेज देंगी। अपनी बात बोलकर अभय रेस्टोरेंट के बाहर आ गया। वहां से टैक्सी ली और अपनी मम्मी की भेजी हुई जगह पर निकल गया। कुछ देर के बाद अभय मिड समर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुका था। उसने बाहर पहुंचते ही अपनी मम्मी को कॉल किया। जैसे ही उसकी मॉम ने फोन उठाया, अभय धीमी आवाज में बोला, मैं मिड समर रेस्टोरेंट के बाहर हूँ, वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? अभय की ये बात सुनकर उसकी माँ एक्साइटेड होकर बोली, बेटा, टेबल नंबर 7 याद रखना, लड़की ने सफेद रंग की ड्रेस डाली हुई है और उसका नाम शालिनी है। ये बात सुनकर अभय ने फोन काट दिया। उसने बाहर से मिड समर रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों की तरफ देखा और बिना ज्यादा कुछ सोचे अंदर चला गया। जैसे ही वो मिड समर रेस्टोरेंट पर पहुंच गया, उसने वेटर से पूछने के बाद देखा कि एक लड़की सफेद रंग की ड्रेस पहने खिड़की के पास बैठी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, इसीलिए ये देखना मुश्किल था कि वो कैसी दिखती थी। अभय ने ध्यान से लड़की को देखा और फिर कुछ सोचने के बाद वो शालिनी के सामने जाकर खड़ा हो गया और नर्वस होते हुए बोला, क्या आपका ही नाम शालिनी है? अभय की आवाज सुनकर शालिनी ने अपनी आंखें उठाई और नीचे से ऊपर तक अभय को नोटिस किया। उसके बाद वो धीमी आवाज में चिढ़ते हुए बोली, तुम 15 मिनट लेट हो मिस्टर अभय। शालिनी की यह बात सुनकर अभय को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी गलती समझी और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैं जरा ट्रैफिक में फंस गया था। अभय की यह बात सुनकर शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अब बैठ सकते हो। शालिनी जिस तरीके से बात कर रही थी और उसका जिस तरीके से बिहेवियर था, उसको देखकर अभय को साफ पता लग चुका था कि शालिनी पहले भी ऐसी डेट्स पर आ चुकी थी। अभय के बैठते ही शालिनी ने अभय के कपड़ों को देखते हुए कहा, आपके कपड़े बहुत गरीबों वाले लगते हैं मुझे। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो आपको अपने कपड़े पहनने के स्टाइल को बदलना पड़ेगा। शालिनी की ये बात सुनकर अभय चौंक गया। अभय को शालिनी के अंदर का एटीट्यूड साफ साफ दिख रहा था। इससे पहले अभय कोई भी जवाब देता, शालिनी ने दोबारा सवाल किया, मैंने सुना है कि तुम जेल जा चुके हो, अगर हाँ तो क्यों गए?
और तुम्हारी जिंदगी में आगे का क्या प्लान है? शालिनी के इतने सारे सवाल सुनकर अभय को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। अभय को शालिनी से यह उम्मीद नहीं थी कि वो आने के तुरंत बाद एक साथ इतने सवाल पूछेगी। शालिनी ने इतने सारे सवाल पूछ लिए थे कि अब अभय के पास जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उसने भी शालिनी को सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता था किसी के साथ शादी करना। अभय मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं जेल गया था क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी। रही बात मेरे करियर की, तो ये सच है कि इस वक्त मैं कोई भी काम नहीं करता। तुम आवारा हो? शालिनी ने चिढ़ते हुए अभय से सवाल किया। हाँ, तुम कह सकती हो, अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अभय का ये जवाब सुनने के बाद शालिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसकी नजरों में अभय के लिए नफरत साफ साफ छलकने लगी थी। वो गुस्से में बोली, तुम्हारे जैसा नाकारा आदमी शादी करने की सोच भी कैसे सकता है? इस बात से अभय को यकीन हो गया था कि शालिनी उसे पसंद नहीं करने वाली। अभय मन ही मन मुस्कुराया और बिना कोई जवाब दिए सिर्फ शालिनी को देख रहा था। मुझे तुम जैसे आदमी के साथ एक टेबल पर बैठने में भी शर्म आ रही है, शालिनी ने दांत पीसते हुए कहा और फिर अपना बैग लेकर खड़ी हुई और रेस्टोरेंट के बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही अभय जोर जोर से हंसने लगा। ठीक उसी वक्त अभय को पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी अभय। अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि पीछे सानिया बैठी हुई थी। तुम मेरा पीछा कर रही हो सानिया? अभय ने सीरियस होकर पूछा। अभय का यह सवाल सुनकर सानिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कैसी लड़की ढूंढ रही है। मैंने तभी बोला था तुमसे कि प्लीज मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलो, अभय ने हाथ जोड़ते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। अभय ने जैसे ही अपनी बात बोली, सानिया हंसने लगी। उसके साथ अभय भी शालिनी के साथ हुई मुलाकात को सोचकर हंस रहा था। कुछ देर के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। सानिया अपनी गाड़ी में और अभय टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ शालिनी का चेहरा गुस्से से लाल था। वो गुस्से में खुद से बोली, मेरा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट किया है इस अभय ने, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। ये बोलते ही उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और अभय के पापा का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही अभय के पापा ने फोन उठाया, शालिनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अंकल आपको क्या लगता है मैं सबके साथ डेट पर चली जाती हूँ? आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों करवाया? अभय ना ही कोई काम करता है और ना ही उसके पास बात करने की तमीज है। ये सारी बातें सुनकर अभय के पापा कुछ पल के लिए घबरा गए और फिर वो घबराती हुई आवाज में बोले, बेटा क्या हुआ? अभय ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? उसने तुमसे झूठ बोला है बेटा, वो काम करता है स्काई व्यू कंपनी में। आप झूठ बोल रहे हो अंकल, शालिनी गुस्से में बोली। शालिनी की बात सुनकर अभय के पापा ने बड़े प्यार से कहा, बेटा क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बेटे तुम भी मेरे साथ स्काई व्यू कंपनी में काम करती हो, तुम मुझसे हर रोज मिलती हो, तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? ये बात सुनकर शालिनी शांत हो गई। वो कुछ देर शांत खड़ी रही, उसके बाद अपने दांत पीसते हुए बोली, ठीक है अंकल, अगर यही बात है तो मुझे अभय के साथ एक और बार डेट पर जाना है। शालिनी की बात सुनते ही अभय के पापा ने झट से जवाब दिया, ठीक है बेटा, तुम और अभय दोबारा मिलोगे और जल्दी मिलोगे। ये बात बोलते ही अभय के पापा ने फोन काट दिया। अभय जो इन सब बातों से अनजान था, वो जब अपने घर के नीचे पहुंचा तो उसने देखा उसके घर के सामने दो लंबी लड़कियां खड़ी हुई थी। एक ने काली ड्रेस और दूसरी ने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों लड़कियां जुड़वा थी। ठीक उसी वक्त अभय के पीछे एक कार आकर खड़ी हो गई। अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो कार के अंदर बेताल बैठा हुआ था। बेताल को देखकर अभय को झटका सा लगा। बेताल ने तेज आवाज में अभय को आवाज लगाई, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ अभय, हमें थोड़ी दूर जाना है। अब इस वक्त बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी। अभय बिना सोचे समझे बेताल की गाड़ी में जाकर बैठ गया। अभय जैसे ही बैठा, बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मालूम है मुझे यहाँ किसने भेजा है? ये सवाल सुनकर अभय मुस्कुराया और फिर बोला, जिसने भी भेजा हो, जाना तो तुम्हें ऊपर ही है, भगवान के पास। ये सुनकर बेताल जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, कॉन्फिडेंस अच्छा है अभय, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। बेताल की इस बात का अभय ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। बेताल ने फिर से गुस्से में कहा, तुम बहुत घमंडी हो अभय, तुम्हारा घमंड तो एक दिन मैं निकालूंगा। तो क्यों ना तुम मेरा घमंड निकाल दो और मैं तुम्हारा। अभय ने गुस्से में बेताल से कहा,
अभय के गुस्से को देखकर बेताल ने गाड़ी रोक दी और गुस्से में 2 बंदूकें निकाली। बंदूकों को देखने के बाद भी अभय बिल्कुल नहीं डरा, वो सिर्फ बेताल की आंखों में देख रहा था। बेताल ने दोनों बंदूकों में एक गोली छोड़कर सारी गोलियां निकाल दी थी। उसके बाद बेताल ने अपनी बंदूक अभय को दे दी। जैसे ही अभय के हाथ में बंदूक आई, अभय को बहुत अच्छा महसूस हुआ। बेताल ने दांत पीसते हुए अभय से कहा, एक गेम खेलते हैं बारी बारी, एक दूसरे के माथे पर तान कर गोली चलाएंगे, जिसकी गोली पहले चल गई वो जीत जाएगा। ये सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मजा आएगा। अभय ने जैसे ही ये बात बोली, बेताल ने अभय के माथे पर बंदूक रख दी। कुछ देर के बाद अभय ने भी अपनी बंदूक बेताल के माथे पर रख दी। अभय ने उस वक्त मजाकिया अंदाज में कहा, देखते हैं किसका सर सबसे पहले फटेगा। ये बोलते ही अभय और बेताल ने एक साथ अपनी बंदूक चलाई, लेकिन दोनों बंदूकों में से कोई गोली नहीं निकली। गाड़ी के अंदर एकदम शांति फैल गई थी। अभय ने फिर से मुस्कुराते हुए बोला, अब अगली बार कुछ न कुछ तो जरूर होगा। ये बोलते ही दोनों ने फिर से एक साथ बंदूक चलाई। इस बार भी दोनों की गोलियां नहीं चली। ये देखकर अभय और बेताल हंसने लगे। तभी अचानक से बेताल ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, अब देखते हैं ये किस्मत किसका साथ देती है, एक लूजर अभय का या एक विनर बेताल का। दोनों ने तीसरी बार एक साथ बंदूक चलाई। इस बार भी गोलियां नहीं चली। ठीक उसी वक्त बेताल का फोन बज उठा। बेताल ने जैसे ही फोन की तरफ देखा, उसने जल्दी से फोन उठाया और कहा, रंजीत ठाकुर साहब, आप बोलो तो अभय को अभी मार दूं। रंजीत ठाकुर का नाम सुनते ही अभय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ रंजीत ठाकुर को जब बेताल ने बताया कि अभय उसके सामने है, तो वो गुस्से में आ गया। वो गुस्से में बोला, आज के लिए छोड़ दे है इसे, इसकी मौत तूने लिखी है बेताल, तू जब चाहे तब मारना। ये बोलते ही रंजीत ठाकुर ने फोन काट दिया। जैसे ही रंजीत ठाकुर का फोन कटा, वैसे ही बेताल ने अपनी जेब से 2 गोलियां निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, गोलियां चलाने से पहले देख तो लेते कितनी गोलियां हैं अंदर। अभय ने जब ध्यान से गोलियों पर नजर डाली तो उसकी बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। उसके साथ ये पहली बार हुआ था कि उसने सच में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाकर एक छोटी सी चीज देखना भूल गया था, और वो थी बंदूक की गोलियां। वो खुद से मजाक में बोला, ये तो बहुत गलत हुआ अभय तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेताल ने अपनी बंदूक रीलोड की और अभय के माथे पर तानकर जहरीली हंसी हंसने लगा। फिर बोला, दुनिया को बाय बाय बोल दो अभय। बेताल ने बंदूक चलाई। इस बार भी बंदूक से गोली नहीं निकली। बंदूक चलाने के बाद बेताल जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, तेरी मौत इतनी आसानी से नहीं होगी अभय, तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, एक बेताल की तरह तेरे पीछे। ठीक उसी वक्त बेताल ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अभय के घर के बाहर जाकर रुकी और फिर गुस्से में बोला, मेरी गाड़ी से उतर जाओ अभय। यह सुनकर अभय को गुस्सा आ गया और वो जैसे मुक्का बनाकर बेताल को मारने के लिए आगे बढ़ा। बेताल ने उसे रोकते हुए बड़े आराम से कहा, अगर तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकले तो मेरे आदमी समझेंगे कि तुम मुझसे लड़ रहे हो, जिसके बदले में मेरे आदमी तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे। अभय के पास कोई और चारा नहीं था, उसे गाड़ी से बाहर निकलना ही पड़ा। अभय जैसे ही बाहर गया, बेताल ने अभय को मुस्कुराते हुए कहा, हम दोबारा मिलेंगे। ये बोलते ही बेताल वहां से चला गया। अभय जब अपनी घर की तरफ जाने लगा, अचानक से अभय की माँ घर से बाहर भागते हुए आई और बोली, ये देखो अंदर कौन आया है। ये सुनकर अभय घबरा गया और भागते हुए अंदर गया। वो जैसे ही दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, उसके सामने दोनों जुड़वा लड़कियां खड़ी हुई थी। अभय उनको देखकर चौंकते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हैं अभय के घर दोनों जुड़वा लड़कियां? क्या होगा आगे अभय और बेताल के बीच में? क्या अभय शालिनी से दोबारा मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए शो हीरोगिरी, आपके फेवरेट पॉकेट FM पर।